हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी पाठशाला। तो आज मैं आपके संचयन किताब से उसका दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि है स्मृति, श्री राम शर्मा। तो ये लेखक की एक बचपन की स्मृति है जो उन्होंने हमें कहने का प्रयास किया है, जो बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार है। तो आइए देखते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। तो चिल्ला का मतलब है कड़ी सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झड़बेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। तो सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। मतलब लेखक को ठीक से याद नहीं है। तब चिल्ला जाड़ा पड़ा था, मतलब बहुत ही ठंड हो रही थी और 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी, मतलब बारिश भी हुआ था 2-4 दिन पूर्व, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। हाँ, तो वो जनवरी दिसंबर में तो बहुत ठंड होती है और उसके साथ अगर बारिश हो जाए तो ठंड का तो मतलब शिखर ही ऊपर उठ गया होगा। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि ठंड एकदम अपनी भयंकर परिस्थिति में थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे थे जब लेखक अपने साथियों के साथ झाड़बेरी में बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी गांव के पास से एक आदमी गुजरा और उसने लेखक को पुकारा और कहा कि उनके बड़े भाई उसे बुला रहे हैं। साथ में छोटा भाई भी था। लेखक को तो वैसे ही डर लग गया कि शायद वे बेर खा रहे हैं, इसीलिए भैया ने उन्हें बुलवाकर डांट देना होगा। इसीलिए लेखक शीघ्र घर लौट गए अपने छोटे भाई के साथ। जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बड़े भाई पत्र लिख रहे थे, तो उनकी डर दूर हो गई। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा कि इन पत्रों को लेकर मक्खनपुर डाक खाने डाल आओ, ताकि ये शाम के डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे ही। 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मतलब हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुजाने मतलब भुनवाने, मतलब उनकी माँ ने थोड़े चने उनके साथ बांध दिए ताकि वे उनको भुनवा कर लेके आए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के ठंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वे मुख डंडा सचिव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख दिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। तो उन्होंने बिना देरी किए ही अपने आप में ये मन बना लिया कि भैया ने बोला है तो उन्हें जाना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए उन्होंने इतना ही ठंड था कि उन्होंने अपने धोती को अपने कानों में बांध लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर ठंड है, उसके बाद बारिश है,
उसके बाद बारिश हो जाए तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो उन्होंने अपने धोती को कान में बांध दिया। फिर उनकी माँ ने थोड़े चने भुनवाने के लिए उनकी धोती में बांध दिया। फिर उन्होंने उनके और उनके छोटे भाई ने अपने डंडे को उठाया और फिर वे चलने लगे। और उनका डंडा कई सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था। मतलब अगर रास्ते में कुछ सांप या फिर कोई और दिख जाता तो वे डंडे के सहारे उसको भगाते थे और फिर सुरक्षित लौटते थे। और मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में जो आम का पेड़ था, उनसे कई बार वे उस डंडों की मदद से कई बार उन्होंने आम भी तोड़े थे। इस कारण वे मुख डंडा सचिव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। मतलब वे उस डंडे को लेकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। फिर प्रसन्न होकर वे दोनों ही मक्खनपुर की ओर निकल पड़े और चिट्ठियों को उन्होंने टोपी में रख लिया क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति अंधकार भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं बच्चा था और 24 हाथ गहरा था। सॉरी, कुआं कच्चा था, मैंने बच्चा बोल दिया। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने कैसे सांप गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट तो होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरे बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलौले का मतलब क्रीड़ा करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह के लगाए। मतलब सोचिए ये कितने ज़्यादा नटखट थे। मतलब एक फुसकार सुनने के लिए बारी बारी में सबने ही ढेला फेंका। तो दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में 4 फर्लांग दूर गांव में, मतलब वो इतनी ज़्यादा जल्दी जा रहे थे कि अगर कोई 4 उछाल लगाए तो वे ऐसा भाग सकता है। तो वे 4 फर्लांग में ही उस कुएं के पास पहुंच गए जहां पर एक काला भयंकर सांप था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। ये याद रखिएगा कि कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था और उसमें पानी भी नहीं था। लेकिन उसमें एक सांप कैसे गिर गया था किसी को मालूम नहीं। और लेखक को उस कुएं में उस सांप के कुएं में होने का सिर्फ 2 महीने पहले ही पता चला है। बच्चे तो नटखट होते हैं और उनकी टोली जो मक्खनपुर पढ़ने जाती है वे एक बानर की टोली है। मतलब वे हद से ज़्यादा नटखट है। एक दिन तो स्कूल से लौटते वक्त जब उन्होंने कुएं में उझकने की कोशिश की तो पहला उझकने वाला लेखक ही था। कुएं में झांककर उन्होंने एक ढेला फेंककर उसकी आवाज़ सुनने की चेष्टा की। फिर उन्होंने मान लिया कि चलो ढेला तो फेंका ही है, फिर अपनी आवाज़ भी बोलकर देखते हैं कि कहीं वे वापस आता है। या ऐसा होता है ना, वो पुराने खंडर या फिर बहुत गहरा कुछ हो तो अगर हम उसमें बात करें या फिर कुछ फेंकें तो उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। वैसे तब जब उन्होंने एक ढेला फेंका तब ही एक फुसकार सी सुनाई पड़ी। तो फुसकार मतलब वो उस सांप को लगी थी तो वो चिल्लाएगा तो ज़रूर ना, लेकिन उन लोगों की आवाज़ तो अलग तरह की होती है, इसीलिए उनको फुसकार जैसा सुनाई दिया। कुएं के किनारे खड़े सब बालकों ने पहले उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए कि जब कीड़ा के उपरांत एक वो मृग समूह अति समीप कुत्ते के भौंकने जैसे चकित हो जाते। मतलब
पहली बार वे फुसकार सुन रहे तो चकित तो होंगे ही ना। फिर एक के बाद एक सभी ने उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से वे मतलब क्रोधपूर्ण फुसकार और भी बढ़ती गई। मतलब क्या लड़के थे यार, ये एक एक करके ढेला फेंकते ही गए ताकि वे आवाज़ और अच्छी तरह से सुनाई दे, ताकि वे समझ सके। और उस बेचारे सांप को कितना लगा होगा आप सोचिए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वे तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। मतलब जब वे गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते तो प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले फेंकते थे। और लेखक की एक वैसा व्यक्ति था जो पहले जाकर ढेला उठा लेता था और टोपी को दूसरे हाथ में पकड़कर ढेला फेंकना शुरू कर देता। तो मतलब ये रोज़ाना की आदत थी उस सांप को, मतलब क्या बोलूँ, उस सांप को डिस्टर्ब करने के लिए। सांप से फुसकार करवा लेना ही उस समय का मतलब सोचिए, अगर वे ढेला फेंकेगा तो सांप तो आवाज़ करेगा ही, और यही आवाज़ करवाना ही उनका मकसद था। मतलब ये उनको गर्व महसूस करवाता था कि उन्होंने ढेला फेंका और एक सांप ने फुसकार मारा। कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मतलब ये इतना ही मतलब पॉपुलर हो गया कि सभी ऐसे ही ढेला फेंकते थे और उसका फुसकार सुनते थे। मतलब उस सांप की दुर्गति आप समझ सकते हैं कि उसको कितना कुछ झेलना पड़ा। वैसे ही इस समय भी लेखक कुएं की ओर बढ़ा और उसका छोटा भाई उसके पीछे ऐसे खड़ा था जैसे एक मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक खड़ा होता है। वे कुएं के किनारे से ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। मतलब टोपी उन्होंने खोला और एक हाथ से पकड़ा, फिर ढेला उठाया। तभी उन पर एक बिजली सी गिर पड़ी। सांप की फुसकार उन्होंने सुनी या ना सुनी, ढेला उसे लगा या ना लगा ये उन्हें पता नहीं, लेकिन उन्होंने टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। अकस्मात ही मतलब उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। मतलब जब एक हिरन घास खा रहा होता है तभी एक शिकारी उसको शिकार बनाने की ठान लेता है। तो जब भी वे गोली मारता है तो हिरन की आत्मा जैसे बाहर निकल जाती है। तो लेखक को भी वैसा ही महसूस हुआ कि एक ही झटके में उनकी आत्मा निकल गई, क्योंकि चिट्ठियाँ तो नीचे उस कुएं में गिर रही थी जिस कुएं में सांप था। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही लेखक ने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा मारा, लेकिन मतलब झपटा ऐसे मारा कि जब एक घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता हो। लेकिन वो तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि वे बहुत ही हल्की थी और
वे हवा के साथ बह रही थी, तो झपटा मारने से थोड़ी ना वापस आ जाएंगी। इसीलिए उनकी पकड़ने की घबराहट में लेखक मतलब उन चिट्ठियों को पकड़ने की घबराहट में लेखक इतना व्यस्त था कि वे खुद ही कुएं में गिर रहा था। कुएं की पात पर बैठ हम रो रहे थे, छोटे भाई ढारे मारकर और मैं चुपचाप आंखें दबदबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने की उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। तो वो दोनों भाई कुएं के पास बैठ गए और रोने लगे। छोटा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और जो लेखक थे वे आंखें दबाकर रोने लगे, क्योंकि वे बड़े थे तो वो अपना आंसू दिखाना नहीं चाहते थे। और पतीली की उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। वैसे ही निराशा और पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। मतलब जैसे उफान आने से ढकना खुल जाता है और पानी बाहर आता है, वैसे ही उनका मन इतना कचोट रहा था निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से कि उनको रोने का उफान आया। पलकों में ढकनी भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। मतलब वे जितना ही अपने आप को उस बात को भूल जाने का प्रयास कर रहे थे, उतना ही आंसू बाहर आ रहे थे। उनको माँ की गोद की याद आई। उनका मन चाहा कि अगर माँ आकर उन्हें छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए ताकि घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय वे झूठ बोलना नहीं जानते। मतलब उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर मिट्टी डाल दे तो चिट्ठियाँ तो कभी मिलेंगे ही नहीं, और वो बोल देंगे कि चिट्ठियाँ तो हमने पोस्ट कर दी थी पर वे ठीक जगह पर नहीं पहुँचे होंगे। लेकिन उनको तो झूठ बोलना आता नहीं था। फिर घर लौटकर सच बोलने पर उनकी बहुत पिटाई होती थी। मार के ख्याल से ही शरीर ही नहीं, उनका मन भी काँप रहा था, क्योंकि उनको बहुत ही मतलब मार दिया जाता था जब भी वे कुछ करके आते थे। सोच ही सकते हैं लेखक बहुत ही मतलब नटखट थे अपने बचपन में। और सच बोलकर पिटाई का भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। मतलब उनको एक तरफ भय भी, पीटने का भय भी था और उनकी चिट्ठियों की जिम्मेदारी भी थी, जो उनको बहुत मन ही मन खाए जा रही थी। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन भी ढल रहा था। मतलब वे तो 3:30-4 बजे मतलब निकल गए थे चिट्ठियाँ भेजने के लिए। अब 15 मिनट मतलब वैसे ही शीतकाल में जल्दी ही शाम हो जाती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता है। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। मतलब उनको लगा कि शायद कहीं भाग जाए, लेकिन भय और जिम्मेदारी का तलवार दोनों तरफ ही इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना ही धार वाला था कि लग रहा था कि कलेजे के आर पार हो जाएगा।
दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वे भी जानबूझकर, तो फिर वे अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरे शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं बिस्तर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। तो उन्होंने बहुत देर सोच विचार करके ये दृढ़ संकल्प लिया कि उनकी दुविधा की बेड़ियाँ काटनी होगी, और वो खुद कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ निकालने का निश्चय कर लेती हैं। कितना भयंकर निर्णय है, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए अगर मौत का मार्ग स्वीकार कर ले, और वे भी जानबूझकर, तो फिर वे अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप किसी चीज़ को मूर्खतापूर्वक या फिर बुद्धिमत्ता से ही क्यों ना सोचे, अगर वे आपको मृत्यु तक ले जाता है, तो आप किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो। और उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए वे विषधर से भिड़ने को तैयार हो गए। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता लेखक को थी ही नहीं। पर उनके लिए उनकी जिम्मेदारी ऊपर थी, क्योंकि बड़े भाई ने उनको विश्वास करके वो चिट्ठियाँ दी थी। तो इसीलिए उनको लगा कि जो भी होगा देखा जाएगा, पहले हम प्रयास तो करते हैं, फिर देखा जाएगा कि मरे या फिर जिए। फिर विश्वास के साथ उन्होंने ये सोच लिया कि उनके पास डंडा था, तो पहले वे कुएं में घुसकर डंडे से उसको मारेंगे, फिर चिट्ठियाँ उठा लेंगे। बस इसी दृढ़ विश्वास से वे कुएं में कूद गए। छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वे शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक धोती एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के लिए सिर पर डंडा बांधा और उससे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग व लकड़ी, जिस पर चरस पूर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटे भाई केवल 8 बरस का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण ये था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसीलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। तो छोटा भाई रोता रहा, और उसके रोने का यही तात्पर्य था कि उनके भैया यानी कि लेखक की मौत उन्हें नीचे बुला रही है। यद्यपि ये शब्दों में उसने नहीं कहा, लेकिन उनके छोटे भाई
का चेहरा बता रहा था कि वे बहुत भयभीत हैं। वास्तव में मौत सचिव और नग्न रूप से उनका कुएं में बैठकर इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उनको भी नग्न होना ही पड़ा उस मौत से मुठभेड़ करने के लिए। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती लेखक की, एक धोती छोटे भाई की, एक धोती जिसमें चना बंधा हुआ था और दोनों कांधों में से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी थे, जो उन्होंने कुएं में जाने के लिए बनाए थे। उन लोगों ने धोतियों को एक दूसरे से बांधी और खूब खींचकर उनको आजमा लिया ताकि वे गांठ ठीक से बंधा है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती का एक सिरा डंडे से बांध दिया और दूसरा सिरा कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। मतलब वो जो कुएं का जो डेंग होता है ना, उसी के साथ उन्होंने बांध दिया और फिर मतलब वो लकड़ी का होता है जिस पर चरस पूर टिकता है, मतलब बहुत ही मजबूत है, और उससे बांधकर उन्होंने उसे छोटे भाई को दे दिया। फिर वे कुएं में धोती के सहारे घुसने लगे और छोटा भाई वैसे ही रोने लगा, क्योंकि उन्हें छोटे भाई को पता था कि अगर भैया गए तो वे वापस नहीं आएंगे। लेकिन छोटे लेखक ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि नीचे पहुंचते ही वे सांप को मार देंगे, और ये उनका विश्वास था क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे कई सारे सांप मारे थे अपने डंडे से। इसलिए कुएं में घुसते समय उनको सांप का ज़रा भी डर नहीं लगा और उनको लगा कि सांप मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज दूर होगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बिन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी हुई होने के कारण कुएं के बीचों बीच से लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि को बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वे 1.5 गज से अधिक होता है ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वे भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर
से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, मतलब आंखों से सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अपने अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। सांप के फन की और मेरी आंखें लगी हुई थी। वे कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी चाल दी थी। शायद वे मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वे तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही मैं अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वे पलट कर ज़रूर काटता, और फन के पास दबाने को कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। दोनों चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी और थी। मैं जो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था, हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे रहे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वे तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने बार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, उड़ता था, और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना। ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाती होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो आइए इसे समझते हैं। तो कुएं के धरातल से जब लेखक 4-5 गज की दूरी पर था तो उनका ध्यान नीचे गया और उनकी अक्ल चकरा गई, क्योंकि वहाँ सांप धरातल पर अपने फन फैलाए एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, मतलब पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर ही था, और वो एक हाथ ऊंचा करके अपना फन फैलाया हुआ था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा था और उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था और लेखक की उतरने की गति उसे इधर उधर हिला रही थी। उसी कारण शायद लेखक उतरते वक्त सांप को घातक चोट आसानी से कर सकते थे। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और
चोट मार करता है, ठीक उसी प्रकार सांप भी तैयार था कि कब उसका प्रतिद्वंदी आएगा और वे उसको काटेगा। उसका प्रतिद्वंदी यानी कि लेखक उससे कुछ हाथ की दूरी पर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण वे कुएं के बीचों बीच से लटक रही थी और लेखक को कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था ताकि वे वहां से चिट्ठियाँ उठा सकें। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है और कच्चे कुएं का व्यास कम होने की वजह से जो नीचे का मतलब जगह होता है जहाँ वो सांप था वो भी बहुत छोटा था, यानी कि वहाँ बहुत सूझबूझ से काम लेना ही लेखक के लिए अच्छा होता था। थकावट की वजह से लेखक ऊपर चढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन अब प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय उन्होंने नहीं किया था। यदि ऐसा करते तो कुएं के धरातल पर उतरते बिना क्या वे ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे वे उतरने लगा। एक इंच ज्यों वे उतरता था उनकी एकाग्रचित्तता और भी बढ़ जाती थी और उनके दिमाग में एक सूझ आई कि क्यों ना वो दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए अपने पैर को कुएं की बगल में लगा दिए और दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिर गई और सांप फू करके उस पर मुंह मारा। मतलब वे मिट्टी गिरकर सांप के मुंह में आई और सांप ने भी अपने सांप के मुंह पर वे मिट्टी गिर गई और उनके पैर भी दीवार से हट गए और उनकी टांगें कमर के समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। मतलब अगर वे ऐसा करते रहे तो उनको ये मालूम चल गया कि कैसे उनको नीचे उतरना है बिना सांप को पता लगने दिए। फिर तनिक झुककर वे अपने पैर को कुएं की बगल में सटकाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़े हो गए और उन्होंने आंखें चार की और एक दूसरे को पहचाना। मतलब ये थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर करके कहा है क्योंकि वे लेखक तो उसी को ही ढेला फेंकते थे और वो सांप को लगता था। तो यहाँ उन्होंने कहा कि शायद लेखक का ये मानना था कि शायद सांप उसे पहचान जाए कि यही वो लड़का है जो मुझे हमेशा ढेला फेंकता था। और सांप तो चक्षुश्रवा यानी कि वो आँखों से बात करते हैं। मतलब उनका तो कोई आवाज़ होता नहीं है, उनका जो वाइब्रेशन होता है वही उनका आवाज़ है। तो यहाँ कहा गया है कि वे आँखों से बातें कर रहे थे और लेखक ने भी उससे आँखों से बातें करना शुरू कर दिया और उनकी सारी इंद्रियाँ मानो उन्हें इस चक्षुश्रवा करने की शक्ति प्रदान कर रही थी। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। मतलब सांप का चाल बहुत ही अच्छा था। मतलब वे एकदम से ही तत्पर था कि कब उसका प्रतिद्वंदी आएगा वो उसको काटेगा। शायद उसे लेखक के आक्रमण की प्रतीक्षा थी, पर जिस विचार और आशा को लेकर वो लेखक ने कुएं में घुसने की ठानी थी उससे तो वे आकाश कुसुम था। मतलब वे बहुत ही दूर था। मतलब क्योंकि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। उन्होंने सांप से साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की संभवता प्रतीत हो गई थी। डंडा चलाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। लाठी या डंडा चलाने के लिए अगर थोड़ी जगह ना मिले तो वो ठीक से घुमाया भी नहीं जा सकता और किसी को मारा भी नहीं जा सकता। और सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करने से मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। मतलब अगर सांप को डंडे से दबाए तो सांप तो फुकार करके अगर एक छलांग लगाएगा तो वो लेखक को काट देगा, लेकिन ऐसा करना बहुत ही जोखिम भरा था। और यदि वे फन या उसका समीप का भाग ना दबा तो फिर वे पलट कर ज़रूर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ को कैसे उठाता। अगर वे फन पर
डंडा मारते हैं तो वो चिट्ठियाँ उठाने में असक्षम होंगे, क्योंकि वो चिट्ठियाँ उसके फ़न के पास ही थी। और फिर लेखक ने 2 चिट्ठियाँ लेने के लिए ही अपना ये जोखिम भरा कदम उठाया है। फिर हम दोनों ने अपने पैरों पर, वो दोनों अपने जगह पर मतलब डटे रहे। मतलब उनका ये मानना था कि जो भी कुछ करेंगे हम वैसे ही करेंगे। उस आसन पर खड़े खड़े उन्हें 4-5 मिनट हो गए थे। मतलब ऐसे ही वो सांप भी वही उसी जगह पे था और लेखक भी उसी जगह पे ही था। फिर दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर लेखक का मोर्चा बहुत कमज़ोर था। कहीं सांप उन पर झपट पड़ता तो यदि बहुत करके उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वे तो अचूक तरल विष मतलब लेखक के शरीर में पहुंच ही जाता। मतलब अगर किसी भी तरह लेखक ने सांप को मार दिया तो भी सांप उसे काटेगा और फिर जहर उसके शरीर पर चला जाएगा। और अब तक सांप ने वार ना किया था, इसीलिए उन्होंने डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था, क्योंकि अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए और फिर सांप टूट पड़ता तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को वे पकड़ सके। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। पहला उनकी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाई और चिट्ठी की और उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी और बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय से कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीऊ सा कुछ लगा हुआ था। वे विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उससे उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना थी। सांप ने लगातार फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वो डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद पहले सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और वे बंधुत्व का नाता फू और धमाका में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह का ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। तो लेखक ने दूसरा रास्ता मतलब छेड़खानी करने का रास्ता अपनाया। तो डंडे को लेकर वो सांप के उस तरफ फेंक रहा था जहाँ पर चिट्ठियाँ थी। तो सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ गया और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। उनके हृदय में बहुत मतलब कंपन जैसा महसूस हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट पड़ा। उनको तो ना मालूम कितना ऊपर उनको तो ये भी मालूम नहीं था कि वे कितना ऊपर उछल गए। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीऊ सा कुछ लगा हुआ था। मतलब सांप ने उस डंडे को मतलब लेखक समझकर काट लिया और वहाँ पर विष भी लग गया था। तो सांप ने तो अपने शक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन लेखक को पहले से ही उसकी शक्ति का पता था और इस सर्टिफिकेट की उस लेखक को ज़रूरत भी नहीं थी। सांप ने लगातार फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वहाँ डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ या शायद सांप का उपहास कर रहा था।
उधर फूफू और मेरे उनके उछलने की आवाज़ इतने धमाके से हुई कि छोटे भाई को लगा कि उनके भाई यानी लेखक का कार्य समाप्त हो गया है और बंधुत्व का नाता फूफू या धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से लेखक यानी उनका भाई गिर पड़ा और वे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय में बहुत धक्का पहुंचा। भाती स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार उस पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वे भी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मेरे तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तो छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी, पर उस फू और धमाके ने लेखक का साहस और भी बढ़ा दिया। दोबारा उन्होंने लिफाफे उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया, लेकिन वे डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझकने, सहमने और आतंक से अपनी ओर लेखक ने डंडे को खींच लिया और एक गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग लेखक की हाथों को छू गया और वो बहुत ठंडा था। डंडे को लेखक ने पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर लेखक सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। हाँ, वो तो सही है। जब भगवान जीवन प्रदान करता है तो वो उसमें समस्या भी डालता है और समस्या से निकलने का हल भी देता है। तो लेखक ने इस तरह अपने लिफाफे को चुन लिया वहाँ नीचे उतरकर। फिर उनको अपने धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उसको ऊपर उठा लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वे उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर उसने दूसरे और भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़े गए होते। तो डंडे को सांप के चंगुल से उठाना भी बहुत ही कठिन था। सांप उससे खुलकर उस पर धरना दे रहा था। सांप को पता था कि लेखक उस डंडे को उठाने ज़रूर आएगा, तो सांप उसी की चारों ओर धरना देकर बैठा था। लेकिन जीत तो लेखक की हो चुकी थी, पर अपना निशान वो गंवा चुके थे। आगे हाथ बढ़ाते तो हाथ पर सांप वार करता। इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उन्होंने सांप की दाईं ओर फेंका कि वे उस पर झपटा और उन्होंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। फिर बातों ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बाईं ओर से डंडा उठाने के बाद भी सांप ने बाईं ओर भी वार किया, क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि लेखक ने डंडा उठा लिया है। यदि बीच में डंडा ना होता तो लेखक के पैरों में उसके दांत गड़े होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों के बिना कहीं
लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, थोकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा और देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, तारीफ करके कि वे कुएं वाली घटना किसी को ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। तो सब डंडा भी मिल गया था और चिट्ठियाँ भी मिल गई थी। तो लेखक ने सोचा क्यों ना अब ऊपर चढ़ा जाए, लेकिन ऊपर चढ़ना और भी ज़्यादा कठिन उनके लिए नहीं था, क्योंकि वे अपने हाथों के सहारे और पैरों के बिना 36 फुट ऊपर चढ़ने में सक्षम थे। 15-20 फुट वे पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखते थे, पर उस 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने 36 फुट चढ़ा। बाहें भर आई थी, उनके बाहें भर गई थी, छाती फूल गया था और उनकी धोखनी भी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर उस कुएं से बाहर निकालने की चेष्टा की। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, उसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर वे थोड़ी देर तक पड़ा रहा, फिर देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। और जब वे ऐसा कर रहे थे तो किशनपुर से एक लड़के ने उनको देख लिया था, जो उनके भाई को देख लिया था, जो उनको निकालने की प्रयास कर रहे थे। उसके तादीक मतलब बार चेताने की किया, मतलब वे बार चेतावनी दे रहा था कि ये कुएं वाली घटना वे उनके घर वालों को बता देंगे, इसीलिए उन्होंने वे सब वहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद ना किया और फिर वे आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों के डेने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल से शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो जब सन 1915 में लेखक अपने मैट्रिकुलेशन परीक्षा को पास करते हैं, तब उन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई और माँ की आंखों में आंसू आ गए और उनकी माँ ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है। कितने अच्छे, लेखक सोचते हैं कि वे दिन कितने अच्छे थे जब राइफल नहीं थे, सिर्फ डंडे थे और डंडे के सहारे शिकार करना उस सांप का शिकार राइफल से करने से बहुत ज़्यादा रोचक था और भयंकर भी था। तो आइए देखते हैं इसका समरी और वर्ड मीनिंग्स। तो आइए देखते हैं इस पाठ का समरी। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के कभी ना भूलने वाली एक घटना का वर्णन किया है। किस तरह से उन्होंने अपने बचपन में सांप से लड़कर चिट्ठियाँ का बचाव किया, इसका चित्रण किया है। ठंड का मौसम था। सायंकाल में लेखक अपने साथियों के साथ खेल कूद में व्यस्त थे। तभी एक आदमी ने लेखक को आवाज़ दी कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर चल पड़ा। साथ में उन्हें हृदय में किसी अपराध के कारण पीटने का डर भी लग रहा था। जब वे घर पहुंचते हैं तो उनके बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। लेखक के बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने को कहा। लेखक और उनके भाई अपने डंडे लेकर चल दिए। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। वे लोग एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जहां एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था। कुआं बहुत कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी भी नहीं था।
लेखक और उसके सहपाठी स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते और सांप की आवाज़ सुनते थे। लेखक ने न्याज भी एक ढेला उठाया लेखक ने आज भी एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ कुएं में जा गिरी। लेखक को लगा कि मानो जान निकल गई। वे दोनों कुएं की पाट पर बैठकर दहाड़े मारकर रोकने लगे थे। कुछ देर फैसला करते हैं कि अंदर जाकर चिट्ठियाँ निकालेंगे। उन लोगों ने धोतियाँ और रस्सियों में गांठें लगाकर एक बड़ी रस्सी तैयार की। रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर कुएं में गिरा दिया और दूसरी छोर का एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई के हाथ में दे दिया। नीचे सांप फन फैलाकर बैठा था। लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सांप के फन की ओर लेखक की आंखें टिकी हुई थी। नीचे डंडा चलाने का स्थान न था। लेखक को अपनी योजना असफल होती लगने लगी। तो 2 चिट्ठियाँ सांप के पास पड़ी थी तथा एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी। चूँकि अभी तक सांप ने कोई हमला नहीं किया था, इसीलिए लेखक ने भी डंडे से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया जो डंडे पर लगा। डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। सांप ने डंडे के ऊपर 3 प्रहार किए। छोटे भाई को लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया और उसकी चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर वार किया। इस बार लेखक के हाथों से डंडा नहीं गिरा, परंतु सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया। लेखक ने डंडा पटक दिया। डंडे लेखक की ओर खींच आने से सांप दोनों के जगह बदल गए। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे व पोस्टकार्ड चुन लिए और धोती वाली रस्सी में बांध दिया, जिन्हें उनके छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। लेखक को निशान उनका डंडा सिर्फ सांप के पास गिरा था। उसे निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। निकालने के बाद हाथों के बल ऊपर चढ़ना भी कठिन काम था। लेखक 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट चढ़े। उन लोगों ने वहां विश्राम किया और एक लड़के जिसने ऊपर चढ़ते देखा था, उससे किसी ने बताने को राज़ी किया। लेखक ने उसको किसी को ना बताने से राज़ी किया। 10वीं पास करने के बाद लेखक ने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। तब उनकी माँ ने उन्हें अपने गोद में बिठा लिया। तो ये एक बहुत ही रोमांचकर और दिलचस्प कहानी है लेखक के बचपन की, जो वो सुनाते हैं हम सब लोगों की कि कैसे उन्होंने एक सांप के चंगुल से उनके भैया की चिट्ठियों को बचाया था। तो ये बहुत ही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको एक बार रीडिंग पढ़ लीजिए। और कुछ इंसिडेंट्स हैं कि कैसे वो कुएं में गए, कैसे उन्होंने चिट्ठियाँ ली और कैसे वे ऊपर आए। इस तरह का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो तो यहाँ दिया ही गया है, और आप रीडिंग करके आप रीडिंग भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और इसमें कोई भी इनर मीनिंग छुपा नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी की तरह है जो सिर्फ आपको याद रखनी है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अगर आप याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। चिल्ला जारा बहुत अधिक ठंड, आशंका डर, मज्जा हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ, ठिठुर कांपना, झुर्रे तोड़ना, मुख मौन, प्रसन्न वदन प्रसन्न चेहरा, उझकना उचकना, प्रतिध्वनि किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द, किलौले क्रीड़ा, मृग समूह हिरणों का झुंड, प्रवृत्ति मन का किसी विषय की ओर झुकाव, मृग शावक हिरण का बच्चा, दारे जोर जोर से रोना, उद्वेग बेचैनी,
कपोलों पर गालों पर, दुधारी दो तरफ से धार वाली, दृढ़ पक्का, आलिंगन गले लगाना, आश्वासन भरोसा, अग्रभाग अगला हिस्सा, प्रतिद्वंदी विपक्ष, परिधि घेरा, एकाग्रचित्तता, स्थिर चित्त, सूझ उपाय, समकोण 90 डिग्री का कोण, चक्षुश्रवा आंखों से सुनने वाला, आकाश सुमन कोड़ी कल्पना, पैंतरों स्थिति, अचूक खाली ना जाने वाला, स्मृति अवलंबन सहारा, कायल मानने वाला, गुंजलक गुत्थी, तादीक बार बार चेताने की क्रिया, तैने पंख। तो मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे अपने मेरे पर्सनल मेल पे मेल भी कर सकते हैं। और मैंने तो शब्दार्थ और समरी दे ही दिया है और स्टोरी भी मैंने पढ़ा दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।